मैं सर्वप्रथम प्रगति पथिक के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के भीतर जो दिव्य आत्मा उपस्थित है उनको संबोधित करते हुए मैं माँ भारती को प्रणाम करना चाहूँगा। आप सभी लोगों के इष्ट गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा, माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा। या बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ और सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर हृदय से राम राम। मुझे जो विषय दिया गया है, जब भी ये विषय मुझे मिलता है, चाहे वो कभी टेलीविजन पे मिले या कहीं अन्य स्थानों पर, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं कि क्या बोलूं, क्योंकि कारण ये है दीपावली का बिजनेस से कोई संबंध नहीं। अगर दीपावली की आप बात करते हैं, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है सबसे ज्यादा, फिर रामचरितमानस रामायण इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। इसका वर्णन कुछ महाभारत में भी है, पद्म पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन इतने सारे वर्णनों में कहीं बिजनेस का वर्णन नहीं मिलता। ये कब से प्रचलित हुआ, मैं इसका इतिहास खोजने की कोशिश कर रहा हूं। शायद भारत मूलतः एक बिजनेस कम्युनिटी रही है और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि वह हर चीज में इनपुट आउटपुट ढूंढते हैं और हर चीज को में कोई व्यापारिक या आर्थिक लाभ हो सके, ऐसा उनका प्रयत्न रहता होगा। लेकिन बिजनेस से दीपावली का कहीं कोई रिलेशन नहीं है। और जिस लक्ष्मी की पूजा की हम लोग बात करते हैं, मूलतः ये लक्ष्मी वो लक्ष्मी नहीं है जिसकी आज सब लोग कामना करते हैं। जो मूल लक्ष्मी है उसकी कामना कोई करता ही नहीं है, और वो यदि किसी को मिल भी जाए तो वह उनको पहचानने से मना कर देंगे। अगर जो मूल लक्ष्मी है, जो मूल लक्ष्मी का सिद्धांत है, मैं प्रार्थना करूं कि आप सबके पास वह लक्ष्मी आ जाए, तो 100 में से 99 लोग उस लक्ष्मी को पहचानने से मना कर देंगे और कह देंगे मुझे ये लक्ष्मी नहीं चाहिए। हम जिसे लक्ष्मी कहते हैं, कहीं भी लक्ष्मी के सिद्धांत में वो नहीं आता। लेकिन भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा द्वंद्व हुआ। डार्क एजेस आई, खासतौर से 14th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में। इन डार्क एजेस में जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो बदल गए, और इतने बुरी तरीके से बदले कि उसने धर्म की परिभाषा ही, धर्म का इतिहास ही बदल के रख दिया। तो मूलतः हम जिस लक्ष्मी की बात करते हैं उसका त्योहार दिवाली नहीं है। हम जिन श्री की बात करते हैं उनका त्योहार दिवाली नहीं है। हम जिस व्यापार की बात करते हैं उसका त्योहार भी दिवाली नहीं है। अब दिवाली किस तरीके से व्यापारियों से जुड़ा हुआ है ये जानते हैं। दरअसल पुरानी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो लोग फसल के विपणन से संबंधित होते थे उन लोगों को व्यापारी कहते हैं, जिन्हें हम आज केवल किसान कहते हैं। मूलतः वो वर्णाश्रम में वह व्यापारी है, उनको व्यापारी कहते हैं, वैश्य कहते हैं। तो किसान मूलतः वैश्य कम्युनिटी है, या वैश्य मूलतः किसान कम्युनिटी है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ डेवलपमेंट हुआ और ये सब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने लगे। हस्तकरघा उद्योग धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। फिर इंडस्ट्री का जमाना आया। मौर्य काल से ही थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी, इंडस्ट्री चलनी भी शुरू हो गई थी, और 8th सेंचुरी के आते आते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था भारत के अंदर। तो इस कम्युनिटी में 2 डिविजन्स हो गए थे। एक तो जो गांव से और खेतों से जुड़ा रहा और उसने खेती और किसानी को ही अपना आधार बनाकर रखा, और दूसरा इसमें वो हुआ जो लोग इंडस्ट्रीज में चले गए, जो छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज में चले गए। खैर, दिवाली तो राम जी से पहले भी है। हम जनरली ये सोचते हैं कि दीपावली पे राम जी अयोध्या वापस आए थे। नहीं, दिवाली उससे भी पहले है। दिवाली के शास्त्रोक्त प्रमाण जो है वो श्री राम जी से भी पूर्व के हैं। बाली और वामन की कथा दिवाली की कथा है। उसके बाद राम जी
को आप जानते ही हैं, राम जी की कथा तो आपको पता ही है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण दिवाली से जुड़े हुए ये जो 5 दिन होते हैं, दरअसल ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताता हूं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वह दिवाली से जुड़े हुए हैं जो नरक चतुर्दशी हम लोग मनाते हैं। ये मूलतः भगवान श्री कृष्ण का त्योहार है। इसमें जो प्रयाग ज्योतिषपुर, जिसको आज हम नेपाल के रूप में जानते हैं, यह एक स्टेट हुआ करता था, भारत का एक स्टेट हुआ करता था, और इसको रूल करने वाला शासक था नरकासुर। नरक उस वक्त उतना बुरा शब्द नहीं माना जाता था जितना बुरा आज माना जाता है। तो उसका शासक होता था नरकासुर। तो नरकासुर का और श्री कृष्ण जी की पत्नी का युद्ध होता है, और नरकासुर एक बहुत व्यभिचारी राजा था जिसने उत्पादन के स्रोतों पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पूरा कब्जा कर रखा था, मार्केट पर पूरा कब्जा कर रखा था, और वह इतना व्यभिचारी था कि उसने 16,108 स्त्रियों पर कब्जा किया हुआ था। और इसी दिन, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, इसी दिन उस नरकासुर को श्री कृष्ण ने मरवाया है और उन 16,108 रानियों को मुक्त कराया है, जिसे हम गलती से, इतिहास ना जानने के कारण, धर्म में रुचि ना रखने के कारण, जिन्हें हम कह देते हैं कि वह श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। वह श्री कृष्ण की पत्नियां नहीं है। कृपा करके श्री कृष्ण को आज के बाद इतना बदनाम ना करें। वह 16,108 वहां पर स्त्रियों को उसने कब्जा रखा था अपने अंतःपुर में। श्री कृष्ण ने उन्हें छुड़वाया। अब स्थिति यह हुई कि उनको उनके अपने लोगों ने मना कर दिया, स्वीकार नहीं रहे थे। यह स्थिति स्त्रियों के साथ हमेशा आती रही कि बदमाशी पुरुष करते हैं, सजा स्त्रियां भुगतती हैं। यह द्वापर में भी था। तो स्त्रियों को उनके परिवार वालों ने स्वीकारने से मना कर दिया था, क्योंकि नरकासुर उन्हें उठाकर ले गया था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इन्हें रिहेबिलिटेट करूंगा। तो लिहाजा श्री कृष्ण उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए द्वारका ले गए। द्वारका ले जाके उन्हें सम्मान के साथ रिहेबिलिटेशन किया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जिसे हम भूल चुके हैं। भगवान जी के जो वास्तविक संदेश हैं उन्हें हम याद नहीं रखते। जो बाकी जो चीजें हैं जिसमें आनंद आता है, मनोरंजन होता है, उसे सब याद रखते हैं। तो उन्होंने ये संदेश दिया कि स्त्री सदा पवित्र होती है। अगर कोई स्त्री की आबरू हरने की कोशिश करता है तो वह पुरुष गलत है, वह स्त्री गलत नहीं है, और मैं उसे अपने राज्य के अंदर रिहेबिलिटेट करूंगा। उनके घर वालों ने भी स्त्रियों को ठुकरा दिया था, श्री कृष्ण ने उन्हें रिहेबिलिटेट किया। इस नाते वो श्री कृष्ण जी को स्वामी कहती है। लेकिन स्वामी का अर्थ पति नहीं होता है। हम लोग जो हमारे संत हैं उन्हें भी स्वामी कहते हैं, तो क्या हमारे वो पति हो गए? हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो क्या वो मेरे पति हो गए? स्वामी का अर्थ होता है जो मेरे ऊपर अधिकार रखता है, जिसको मैं पूर्णतः समर्पित हूं, तो वह स्वामी कहलाया जाता है। लेकिन खैर, इस देश के समाज ने धर्म को कभी नहीं समझा, धर्म में कभी आस्था नहीं रखी। धर्म के जो दूसरे 2 पहलू हैं, एक है मौज मस्ती और दूसरा है पैसा, सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को ध्यान में रखा, और यही कारण है हम आज सबसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं दुनिया के अंदर। हाँ, हमारे अंदर बुजुर्गों की आज भी देन है। बुजुर्गों की दी हुई आज भी बहुत सारी नियामतें हमारे साथ हैं, जो हमें किसी तरीके से बुरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए मजबूत किए हुए हैं। जेनेटिकली हम बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए हम दुनिया में हार नहीं मानते। लेकिन आगे आने वाले समय में यह भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे वेदांत के वो सिद्धांत सीख रही है। मुझे एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ वर्ष पुरानी बात थी, मैं ऐसी कुछ लीडरशिप पर लिटरेचर पढ़ रहा था। मैंने प्रोफेसर हॉकशॉट को पढ़ा। प्रोफेसर हॉकशॉट एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नामी प्रोफेसर हैं, और आश्चर्य मुझे ये लगा कि वो जिस लीडरशिप की बात कर रहे थे, दैट लीडरशिप इज डिफाइंड एज सर्वेंट लीडरशिप, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेंट लीडरशिप इज ड्रिवन फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण से ही जो कॉन्सेप्ट है सर्वेंट लीडरशिप का, वो ड्रॉ किया गया है। और आज ये मैनेजमेंट के लीडरशिप पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि आधुनिक युग में हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड आदि यूनिवर्सिटीज में या मेम्फिस में जो मैनेजमेंट में पढ़ाया जा रहा है, खासतौर से ह्यूमन मैनेजमेंट,
उसके ज्यादातर सिद्धांत वेदांत से लिए हुए हैं और बाकायदा रेफर्ड है, कोटेड है। तो वह लोग हमारे जो धर्म की हमारे धर्म का जो मूल है, स्रोत है, जो उसकी जड़ है, वह उसे पकड़ना चाह रहे हैं और हम उनसे भूलते चले जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंशिया उपस्थित है, यहाँ माता पिता उपस्थित है, वह अपने बच्चों को सही धर्म क्या है यह बतावे, बजाय इसके कि धर्म का अर्थ केवल और केवल हम आनंद से लें। हम उनको ये बताएं कि धर्म जीवन जीने की एक कला होती है, और अगर इसके अनुसार चला जाए तो जीवन में ना अवसाद हो सकता है, ना शोक हो सकता है, और रोग भी कमोबेश पकड़ते नहीं है। अब आज के विषय का जो दूसरा हिस्सा है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, बिजनेस की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि गुजरात के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ये, और यहाँ से और गुजराती कम्युनिटी के बारे में पूरे जगत में प्रसिद्ध है कि ये कितने अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो यहाँ वह अपने दिन को प्लान करते हैं। वैसे देखा जाए तो राजा विक्रमादित्य भी इसी से जुड़े हुए हैं, वैसे देखा जाए तो सिख समुदाय के लिए ये बंदियों को छुड़वाने का दिन होता है। ये कुल मिला के, और जैन पंथ के अनुसार, बौद्ध पंथ के अनुसार भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इस दिन अपना साल प्लान करती है, क्योंकि भारत में कई प्रकार के नववर्ष हैं। एक तो पौराणिक नववर्ष है जो प्रतिपदा से शुरू होता है, चैत्र की प्रतिपदा से। दूसरा नववर्ष होता है जो दीपावली से, एक अंग्रेजी नववर्ष भी जो 1 जनवरी से होता है। तो दीपावली से एक वर्ष प्रारंभ होता है। जब वर्ष प्रारंभ होता है तो भारत में हमेशा से परंपरा रही है कि आने वाले 12 महीनों को हम प्लान करेंगे, आगे आने वाले 12 महीनों में हम क्या क्या करेंगे, ये सब हम प्लान करते हैं। और इसीलिए शायद दीपावली पर बिजनेस की प्लानिंग के बारे में एक प्रथा बन पड़ी। मैं यहां आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि अभी भारत का संघर्ष पूर्ण नहीं हुआ है। ये ठीक है कि हमारी जीडीपी 7.6 हो गई है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी कंट्री बन गए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम बिजनेस साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम बहुत कमजोर हैं, अभी हम बहुत कमजोर हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आंकड़ों में उलझकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम एक बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम किस वक्त में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो समय है वह अपने बिजनेस को किसी तरीके से संभाले रखने का है, और यह समय लगभग पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा है। मुझे ध्यान है कि शायद सुनील भैया ही एक कार्यक्रम में लाए थे और मैंने सबसे पहले पब्लिकली वही कहा था, और ये समय लगभग 2.5 वर्ष अभी और बचा हुआ है। ये 5 वर्ष का समय, मुझे लगता है कि शायद 2.5 या 3 वर्ष पहले की बात होगी है। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार बिजनेस ग्राफ हमारा गिर रहा है। जीडीपी जरूर बढ़ रही है, 7.6 पकड़ गए हम, लेकिन हमारा जो बिजनेस में स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो लगातार कम हो रहा है। आगे आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं ये और भी ध्यान से चलने वाले हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि 150 वर्ष से लगातार लोग कह रहे थे, लेकिन हमने नहीं माना, और हम प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी ना बनके ट्रेडर्स इकोनॉमी बने। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छे से याद है, मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप ट्रेडिंग करना कम करते चले जाइए, प्रोडक्शन करना बढ़ाते चले जाइए। प्रोडक्शन जब करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जिस समाज के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट की टेंडेंसी होती है, टेम्परामेंट होता है, वह समाज बाकी समाज के मुकाबले बेहतर होता है। उसकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वह मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम कर सकता है, और इसीलिए वह कभी भी मंदी का उस तरीके से शिकार नहीं होता। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि 2 प्रकार की इकोनॉमीज मंदी का शिकार कभी नहीं होती, एक प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी और दूसरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यह मंदी का शिकार आसानी से नहीं होती, और यही कारण है कि जब 2007 में वैश्विक मंदी प्रारंभ हुई थी, एक ग्लोबल स्लम्प आना शुरू हुआ था, तो भारत पे उसका लेश मात्र भी असर नहीं पड़ा था। तो आगे आने वाले 2.5 वर्षों के लिए मैं एक तरीके से आई एम ब्लोइंग एन अलार्म फॉर यू कि एकदम से इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा,
और खास तौर से जिन सेक्टर्स को हमने बहुत पुष्पित पल्लवित होते हुए देखा है, उसमें अभी बड़े इन्वेस्टमेंट करने का वक्त नहीं है। और वह सेक्टर, उनमें से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, दूसरा जो सेक्टर है वो जमीन और बिल्डिंग से रिलेटेड है। यदि आप सस्टेन नहीं कर सकते 3 से 4 साल तक, तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, और करिएगा तो फिर बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा, बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। हाँ, जो लोग अपने मार्जिन मनी का इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं और उसको 4 से 5 साल सस्टेन कर पाते हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3 वर्ष बाद का जो समय है, मैं कई विद्याओं को एक साथ एक ही पॉइंट पर रखकर इसका आकलन कर रहा हूं। 3 वर्ष बाद का जो समय है वो बहुत एनकरेजिंग है, और उस समय में भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू होगा और गांव गांव में छोटी छोटी यूनिट्स लगनी शुरू हो जाएंगी। ज्यादा लंबा समय नहीं, ये आप सब देखेंगे, और बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन छोटी छोटी यूनिट से कोलैबोरेट करना शुरू करेंगे, इसलिए माल की कभी भी कमी नहीं होगी। और भारत को विदेश जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारी बड़ी इकोनॉमीज भारत के मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। तो हमारे पास हमारा ही अपना इतना बड़ा मार्केट है कि हम यदि उसको एक्सप्लॉइट करें तो कम से कम 5 पीढ़ियों का पैसा हम 3 साल बाद के जो 4 साल आएंगे उसमें इकट्ठा करके रख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अगर कुछ लोग पेट्रो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो ये भी बहुत सावधान होकर चलें, क्योंकि आगे आने वाले 2 से 2.5 वर्ष का जो समय है वो पेट्रो प्रोडक्ट्स जो है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स के हैं। उन एरियाज में आपको बहुत संभल कर इन्वेस्ट करना होगा। तो यदि आपके पास एक मार्जिन मनी है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके पास सस्टेनेबिलिटी है कि आप बहुत सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी आप अपने इन्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा वहां भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आने वाले वक्त में आप आयरन और स्टील ओर में भी देखिएगा फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगे, और उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन छोटे प्लेयर्स को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अभी से मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने जो कमाई है उसका 25% हिस्सा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, उसके 25% हिस्से को छुए नहीं, उसकी फिक्स डिपॉजिट कराते चले जाइएगा। कारण यह है कि हो सकता है कि आपको अभी हाल में उससे कठिनाई हो, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं हो, आप हो सकता है मॉल्स में ना जा सकें, बड़े टेलीविजन या बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकें, लेकिन यह 25% जो पैसा होगा यह आपको उस समय इतना ज्यादा बेनिफिट देगा कि आप इन दिनों को याद करेंगे कि हाँ, मैंने ये पैसा बचाया था। अब वो 100 रुपए का 25% हो, वो 200 रुपए का 25% हो, ये एक अलग बात है, लेकिन उस 25% को एकदम लॉक करके रख दीजिएगा, क्योंकि 2.5 वर्ष में कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी सडनली आएंगी और आप ही लोग जो यहां अभी बैठे हुए हैं वो उसका सदुपयोग करेंगे, और देखते ही देखते वो इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो उस समय के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान तब आप मैनेज कर सके, उसके लिए अभी ही आप 25% एकदम लॉक करते हुए चले, चाहे रूटीन में। और खासतौर से वैश्य कम्युनिटी की मैं एक बात का बड़ा जबरदस्त कायल हूं, और यह बात वेस्टर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी के बिल्कुल विरुद्ध जाती है, लेकिन यही बात वेस्टर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी आज समझने लगी है, और वो सिंपल सा सेंटेंस है, जो बचाया सो कमाया। यानी जितना आप बचा ले जाते हैं आप उतना कमा ले जाते हैं। तो बहुत अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, या अपने सुखों पर अननेसेसरी स्पेंड करने से बचिएगा, क्योंकि हम जो ज्यादातर पैसा अपने सुखों पर खर्च करते हैं उससे भारत का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हमारे भारत से ज्यादा उसका फायदा विदेश ले जाते हैं, उसमें चाइनीज है, उसमें अमेरिकन आ जाते हैं, उसमें जर्मनी भी आ जाता है, इससे कुछ और कंट्रीज भी आ जाते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि बजाय हम अपनी सुविधाओं पर बहुत ज्यादा खर्च करें, आवश्यकता जितनी है उतना तो खर्च कीजिए, उससे ज्यादा ना खर्च करके उस पैसे को बचाते चले जाइए। और आप स्वयं देखेंगे, अगर मैं साल के हिसाब से कहूं तो 2020 से वह समय शुरू होगा,
और उस समय में जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक वैसा जैसा 90 से 2000 के बीच में हुआ था। वो जो 10 साल थे वो भारत की इकोनॉमी का गोल्डन पीरियड था। उस वक्त ग्लोबलाइजेशन हुआ था और उस वक्त में जिनके पास पैसा था उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया, या जिनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे उन कॉन्टैक्ट्स का उन्होंने फायदा लिया और देखते ही देखते उन लोगों ने अपने आप को सेटल किया। भारत में आज जो अपर मिडिल क्लास बिजनेस कम्युनिटी है ज्यादातर ये 90 के बाद से ही डेवलप हुई है, ज्यादातर, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर 90 के बाद से ही डेवलप हुए हैं। तो ऐसा ही एक समय 2020 से शुरू होगा, इसीलिए आप अपने पैसे, अपने कॉन्टैक्ट्स उन 2020, 21, 22 के लिए बचा कर रखें। लेकिन जो लोग इस वक्त आउटसोर्सिंग का काम करते हैं उनको मुनाफा होगा, जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं आगे आने वाले 1 वर्ष में उनका भी मुनाफा होगा। लेकिन जो लोग एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और कृषि से संबंधित, धरती जमीन से जुड़े हुए यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आगे आने वाले लगभग 1-1.5 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डेफिनेटली होगा, चाहे ये जड़ी बूटी के रूप में हो, चाहे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में हो, चाहे ये पशुपालन के रूप में हो, चाहे ये मत्स्य पालन के यानी मछली फिशिंग के रूप में हो, किसी भी ऐसे रूप में यदि आप यहां इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, उस चीज के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो कुल मिला के यदि मैं कहूं तो ये जो इस दिवाली से अगली दिवाली तक का समय है ये बहुत ध्यान से चलने वाला है। आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो या आपके पास कितना भी संचित धन क्यों ना हो, इससे देयर इज ए विजिल ऑफ कॉशन। यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान से चलने की जरूरत है। यूज योर माइंड एट द बेस्ट और मैक्सिमम पेशेंस के साथ डिसीजन लेते हुए तब कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। अन्यथा बहुत सारी चीजें एक बबल ऑफ फेक इकोनॉमी के रूप में अभी खड़ी होंगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो बबल इकोनॉमी होगी। इसलिए अगर उसमें आप उलझ गए तो जैसे एक बुलबुला फूटता है ठीक वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट भी फूट जाएंगे। और ये हुआ है पिछले 5 सालों में। जिन लोगों ने सोचा कि ये तो एकदम बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है, ये सेक्टर तो बहुत ही फ्लॉरिशिंग है, इसमें अंधाधुंध पैसा लगा दिया और वह बड़े बड़े एक्टर्स भी, बड़े बड़े प्लेयर्स भी आज लगभग सड़क पर आ खड़े हुए हैं, सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए आप 1 से 1.5 वर्ष बहुत ध्यान से चलिएगा। लेकिन इतना जरूर है, देश उन्नति कर रहा है, देश उन्नति करेगा। हाँ, बहुत सारी और बाधाएं यानी समाज से जुड़ी हुई, पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई बाधाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। उसकी वजह से इकोनॉमी पर एक बड़ा असर आता है और यह बड़ा असर मिडिल लेवल इकोनॉमिक प्लेयर्स पे नहीं आता, ये उससे ऊपर के इकोनॉमिक प्लेयर्स पर असर आता है। लेकिन उन पर असर आने की वजह से मिडिल और लोअर लेवल के प्लेयर्स भी इफेक्टेड होते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आंकड़ों में जो जीडीपी दिखती है वह जीडीपी रियलाइज करने में कम से कम 2 से 2.5 वर्ष का समय है। लेकिन कुल मिला के भारत के लिए समय अच्छा है। वैसे भी तमाम परेशानियों के बावजूद भारत अपनी जगह स्थिर रहने में कामयाब हुआ है और आगे भी होगा। और भारत के डेवलपमेंट में भारत की बिजनेस कम्युनिटी का जितना योगदान है उतना योगदान भारत की सरकारों का भी नहीं है। मैं एक ऐसे शहर से आता हूं जो अपनी ब्रास इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और उस शहर में मैंने बहुत बारीकी से देखा कि किस तरीके से, यद्यपि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, तो भजन पूजन में बचपन से लगा रहता था, लेकिन अध्यात्म आपको समाज की जानकारी भी देता है और जानकारी लेते रहे इसके लिए प्रेरित करता है। तो मैं वहां देखता था तो वहां के जो बायर्स हैं, वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो वहां के एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने सड़कों का डेवलपमेंट किया, उन्होंने एरिया का डेवलपमेंट किया। उनको 5-5 साल में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो उन्होंने अपने जनरेटर्स को डेवलप कर लिया। और जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए किसी एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज उन्होंने आपस में मिलजुल के कोऑपरेटिव तरीके से डेवलप कर ली।
कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जबरदस्त नमूना है मुरादाबाद। तो उन्होंने वहां वो सारा कुछ डेवलप कर लिया। तो इस देश की जो बिजनेस कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी पे इतनी ताकत है, इस कम्युनिटी का इतना अच्छा विजन है, इस कम्युनिटी में जिजीविषा है। तो ये तो तय है कि अगर सरकारें साथ नहीं भी देती है तब भी ये कम्युनिटी अपने लिए बहुत बड़े रास्ते खोल लेती है, बना लेती है। 14वीं शताब्दी से आज तक का यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए हवाएं चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना चल रही हो, ये तय है कि इन हवाओं की जो टक्कर ले रहे हैं, उनके दिमाग, उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनका अनुभव और उन पर उनके बुजुर्गों की, गुरु की और इष्ट की कृपा इतनी है कि वह बहुत बुरी परिस्थिति में तो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं फिर भी, मेरा काम है कौशल, तो मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1-1.5 साल, 18 महीने बहुत ही कॉशियसली इन्वेस्ट करें, बहुत ही कॉशियसली। और लंबे समय की अप्रोच क्या होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान इस वक्त बनाकर जो चलेंगे वह निश्चित रूप से उलझ जाएंगे और उनको उनके प्रॉफिट्स तो छोड़िए, असल या मूल भी वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए थोड़ा कंजूसी से चलना आवश्यक है और साथ ही साथ एक बड़े विजन के साथ आप चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्रभु आपको जरूर सफलता देंगे और आप धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अंत में इस दीपावली पर मैं एक चीज कहूंगा, दीपावली वैसे भी घर वापसी का त्योहार है। चाहे ये वामन के तौर पर लें, चाहे ये राम जी के आधार पर लें, चाहे ये कृष्ण जी के आधार पर लें, चाहे ये विक्रमादित्य के आधार पर ले, ये समय ही अचीवमेंट्स का है। इसीलिए इस समय में बहुत ध्यान से 2-3 चीजें सोचिएगा। व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज द प्लानिंग, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी एंड व्हाट मे बी द प्रोबेबल अचीवमेंट। इन चीजों को बहुत अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा और इस समय पे किए गए कार्य, ये जो 5 दिन हैं 28 तारीख से शुरू होकर, इन समय पे किए गए कार्य, की गई सोच, ये आपको बहुत मदद करती है। क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब दिव्य शक्तियां मदद के लिए एकदम उतावली होती हैं और इस समय में यदि कोई व्यक्ति उसके अनुसार अपने को प्लान करके और मेहनत करने को तैयार हो जाता है तो ये दिव्य शक्तियां उनको सफलता अवश्य देती हैं। आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। बस थोड़े से नए रास्ते खोलने की कोशिश हम जरूर करें, क्योंकि क्रिएटिविटी ऑलवेज पेज। क्रिएटिव जो भी होता है वो अपने क्षेत्र में एक लीडर बन जाता है और जो लीडर होता है सबसे ज्यादा बेनिफिट में वही रहता है। अगर आप 90 के बाद का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जिन्होंने लीड किया, चाहे छोटे से कंप्यूटर में ही क्यों ना लीड किया हो, लेकिन जिन्होंने लीड किया वो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे। फॉलोअर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फॉलोअर्स के फॉलोअर्स दिक्कतों से टूट जाते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ नया इस दुनिया के अंदर हो रहा है, बहुत सारी परंपराएं, मान्यताएं खंडित हो रही हैं। तो कुछ नया क्रिएट यदि हम करेंगे और ऐसा जो इंडिजीनियस हो तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में आपका बोलबाला होगा और आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। बाकी मानसिक रूप से संपन्न होने के लिए तो आपको धर्म की शरण में ही जाना पड़ेगा, अपने पंथ की शरण में, अपनी विचारधारा की शरण में ही जाना पड़ेगा। मानसिक शांति तो वही मिलती है। आप लोग खूब भले फूले, आपका परिवार खूब संपन्न हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो और सबसे महत्वपूर्ण चीज मानसिक शांति आपको प्राप्त हो। इस दीपावली की बधाई देते हुए मैं ये शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके लिए करता हूँ। ओम।